उसके बाद है जी वल्नरेबिलिटी, थ्रेट एंड अटैक। डिफरेंस तीनों का समझना बहुत ज़रूरी है। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, थ्रेट क्या होता है और उसके बाद अटैक क्या होता है। अच्छा, वल्नरेबिलिटी सबसे पहले तो आप अगर इसको इस तरह से समझ लें कि थ्रेट क्या है। सबसे पहले थ्रेट का मतलब ये है कि आपके पास कस्टमर का डाटा पड़ा हुआ है सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल आप बैंक हैं और आपके सर्वर्स के ऊपर कस्टमर्स की सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अभी इस इंफॉर्मेशन को किस चीज़ का डर है? इस इंफॉर्मेशन के ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि इसको कोई हैकर किसी और बंदे की पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक ना कर ले। क्यों? उससे आपका कस्टमर हर्ट होगा, उससे आपके कस्टमर का ट्रस्ट लूज हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये थ्रेट है। अभी इस थ्रेट का मतलब ये नहीं है कि कोई मसला है और वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, कोई वल्नरेबिलिटी और वो एक्सप्लॉइट। थ्रेट का मतलब ये है कि आपने जो डाटा रखा हुआ है उस उसके उसको किस 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 तरह का थ्रेट है। उसको ये थ्रेट है कि जी उसको कोई हैकर्स जो है वो हैक कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आप कह लें कि अच्छा ठीक है, आपने उस डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया। आपने उस डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा अच्छा यार ठीक है, बाकी चीज़ें तो सही है, इंटरनेट वगैरह नहीं है पता है, तो हम इस तरह करते हैं कि हम एक सस्ती सी फायरवॉल लगा लेते हैं तो जो इस डाटा को प्रोटेक्ट कर दी। आपने सस्ती सी फायरवॉल तो लगा दी, लेकिन उस फायरवॉल के साथ आप कह लें कि ये एक थ्रेट है आपके पास कि जब तक वो फायरवॉल, मतलब वो फायरवॉल आपने पुरानी लगाई है, उसके अंदर लाजमी सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये फायरवॉल आपके लिए हमेशा थ्रेट रहेगी कि इसको कोई एक्सप्लॉइट करके कस्टमर्स का डाटा ना चुरा ले। उसके बाद वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई वीकनेस, कोई फ्लॉ, कोई बग, कोई ऐसी चीज़ जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपने अभी सीक्वल इंजेक्शन देखा पीछे, सीक्वल इंजेक्शन इज अ वल्नरेबिलिटी। आपने अगर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं की तो आप कह लें कि फॉर एग्जांपल इसको हम सारे को देखते हैं कि आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाई है, उसके ऊपर आपने वेब एप्लीकेशन फायरवॉल नहीं लगाई, तो ये आपका थ्रेट है। क्या आपने डिज़ाइन करते वक्त ये नहीं देखा कि जी ये एप्लीकेशन तो आपने बना दी है, इसको सर्वर पे आपने पोस्ट कर दी है, लेकिन आपने कोई फायरवॉल नहीं लगाई इसके अगेंस्ट, तो ये आपके पास एक थ्रेट है। लाजमी नहीं है कि वो वेबसाइट हैक हो जाए, लेकिन अभी आपके पास थ्रेट तो है ना कि आपने फायरवॉल नहीं लगाई और आपकी साइट सिक्योर नहीं है। उसके बाद फिर आपके पास वल्नरेबिलिटी क्या है कि जब आपकी एप्लीकेशन के अंदर इटसेल्फ कोई फ्लॉ है, फॉर एग्जांपल कोई सीक्वल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है, कोई फ्लॉ है, कोई वीकनेस है, कोई ऐसा कोड बग है जिसको हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो वो वीकनेस वल्नरेबिलिटी कहलाती है। जब उस वीकनेस को कोई एक्सप्लॉइट कर देता है, फॉर एग्जांपल वो वल्नरेबिलिटी है किसी हैकर को पता चल गई, उसने जब उसको एक्सप्लॉइट कर दिया तो वो आपका अटैक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपके अटैक्स क्या क्या हैं, सर्विसेज क्या क्या हैं और मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। सिक्योरिटी अटैक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म ये होता है कि किसी अटैक को डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या रिकवर करने के लिए आपने क्या मैकेनिज्म बनाया, आपने क्या स्कीम बनाई है कि आप के ऊपर अगर थ्रेट आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके ऊपर अटैक हो जाता है, साइबर अटैक, तो आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन को, तो इसको आप कहते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिक्योरिटी सर्विस ये होती है कि आप जो मैकेनिज्म आपने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करें। फॉर एग्जांपल मेरा मैकेनिज्म है कि जी मैंने फायरवॉल लगानी है, ठीक है, फायरवॉल लगानी है। अब फायरवॉल किस टाइप की होगी, उससे आप क्या क्या सर्विसेज लेंगे, वो बेसिकली आपकी सिक्योरिटी सर्विस बना रही होती है। सिक्योरिटी सर्विसेज में हम देखते हैं कि जब आप फायरवॉल लगा रहे हैं तो आप उसको ये देखेंगे कि अच्छा ठीक है, आप इस फायरवॉल की किस तरह सेटिंग करेंगे कि वो आपको अगर ये चीज़ें प्रोवाइड करता है तो इट मीन्स कि आपका ये फायरवॉल ठीक है। उसमें सबसे पहले आती है जी नॉन रिपुडिएशन। रिपुडिएशन का मतलब ये होता है कि एक बंदे ने काम किया और बाद में वो सिंपल कर गया। सिंपल आप इस बात को ये ध्यान में रखें कि फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी के अंदर से बैठ के एक कंपनी के डिजिटल एसेट के ऊपर अटैक किया और बाद में मैं कहूँ कि नहीं जी मैंने नहीं किया। ठीक है, तो अगर आपकी फायरवॉल इस चीज़ को प्रूव कर सकती है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि जी फायरवॉल के अंदर सोर्स आईपीज़ लॉग नहीं होते, तो मुझे पता है कि यार फायरवॉल सोर्स आईपी लॉग नहीं करता, तो मैं अटैक करता हूँ, मैं बाद में मुकर जाऊँगा। अगर मुझे किसी ने पूछा भी तो मैं कहूँगा भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि फायरवॉल के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये अटैक मैंने किया। तो बेसिकली नॉन रिपुडिएशन से बचाने के लिए आपको उसको प्रोटेक्ट करना होता है। एक्सेस कंट्रोल के आप जो इन्फॉर्मेशन है आपने उसको उसका एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए ये फायरवॉल या कोई भी जो कंट्रोल आप मैकेनिज्म डिज़ाइन कर रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ सीईओ के लैपटॉप के ऊपर नज़र आनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैनेजर्स के लैपटॉप के ऊपर नज़र आनी चाहिए, तो वो सिर्फ उन्हीं के
लैपटॉप्स के ऊपर नज़र आनी चाहिए, वो बाकी एम्प्लॉइज़ को नज़र नहीं आनी चाहिए। तो आपने ऐसा एक्सेस कंट्रोल डिज़ाइन करना है कि वो इन दोनों रोल्स, मैनेजर्स और नॉर्मल एम्प्लॉय को आपस में सेग्रीगेट करके डाटा दिखाएं। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस है। मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस में ये होता है कि आपके ऊपर कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंट्रूजन हो रही है, कोई इनसाइडर अटैक है, कोई साइबर अटैक आपके ऊपर किसी किस्म का हो रहा है, तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप उसे मॉनिटर भी कर सकें और उसके अगेंस्ट फिर आप कोई एक्शन भी ले सकें। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि अच्छा ये आईपी एड्रेस है, इस लैपटॉप से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रही है, इस लैपटॉप से सीक्वल इंजेक्शन अटैक हो रहा है, तो आप उस लैपटॉप की आईपी को इंटरनेट से ब्लॉक करें। तो बेसिकली ये मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस में आता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में बेसिकली ये आता है कि आपकी ओवरऑल जितनी गवर्नेंस है, मॉनिटरिंग की, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, पॉलिसीज़ की, रूल्स रेगुलेशंस की, वो सारी आपकी मैनेज होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपकी एक अंडर द रेडार होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अपनी दुनिया बसा के बैठा है और दूसरी टीम अपनी दुनिया बसा के बैठी है। ठीक है, सेकंड ये है कि आपके पास अटैक्स किस किस टाइप के होते हैं। अच्छा, अब इंटरप्शन है। बेसिकली इंटरप्शन का मतलब ये है कि आप किसी नॉर्मल फ्लो के अंदर एक एप्लीकेशन चल रही है, उसको इंटरप्ट कर देते हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन सही बिहेव नहीं करती। आप सिंपल ये समझ कि जब एक एम्प्लॉय ने फॉर एग्जांपल एक पोर्टल एक्सेस करने की कोशिश की, तो उसको वो पोर्टल अवेलेबल नहीं था, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये इंटरप्ट की है किसी ने उसकी सर्विस। इंटरसेप्शन ये होता है कि एक दो लैपटॉप्स या दो कंप्यूटर्स आपस में बात कर रहे हैं, तो आप उनकी ट्रैफिक को, जो आप उनकी कम्युनिकेशन है, आप उसको इंटरसेप्ट करें और बीच में से देख सकें कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर अटैक होता है। फिर मॉडिफिकेशन है कि आप उस डाटा को चेंज करें, तो ये इंटेग्रिटी पे अटैक है। फैब्रिकेशन है, ये उसके ऑथेंटिसिटी के ऊपर अटैक। अच्छा, मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन में फ़र्क क्या है? मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि ओरिजिनल डाटा एग्जिस्ट करता है, आपने उसके अंदर चेंजिंग कर दिया, तो उसे आप कहते हैं कि आपने मॉडिफाई कर दिया। फैब्रिकेशन का मतलब ये है कि एक डाटा सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने अपनी तरफ से क्रिएट कर दिया, फोर्ज कर दिया, तो आपसे कहते हैं कि आपने उसे फैब्रिकेट किया। ठीक है, नीचे आपके पास ये एग्जांपल है, ये नॉर्मल फ्लो है डाटा का कि इस इधर से इन्फॉर्मेशन यहाँ जा रही है। सेकंड आपके पास ये कि इन्फॉर्मेशन यहाँ जा रही है और बीच में से जिसको चाहिए उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इंटरप्ट हो गई। इंटरसेप्शन का मतलब ये है कि दो कम्युनिकेशन पार्टीज आपस में बात करी हैं और एक तीसरा बंदा उनकी कम्युनिकेशन सुन रहा है। मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि एक बंदे ने दूसरे को मैसेज सेंड किया, तीसरे ने उसको इंटरसेप्ट किया, उसको चेंज किया और फिर जो एक्चुअल रिसीवर था उसको भेजा। फैब्रिकेशन आप देख लेंगे, सेंडर ने एक्चुअली में कुछ नहीं भेजा, लेकिन एक अटैकर ने खुद से वो डाटा क्रिएट किया और सेंड कर दिया। टाइप ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स, मेजर एक एग्जांपल ध्यान में रखें कि जो बेसिक टाइप ऑफ अटैक्स हैं वो हैं जी पैसिव और एक्टिव। पैसिव का मतलब ये है कि आप ऐसे तरीके से अटैक कर रहे हैं कि जो एक्चुअल रिसोर्स है जिसके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, उसको आप डायरेक्टली डैमेज नहीं कर ले, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन आप कहीं और से निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी सिस्टम की अगर आईपी निकालना चाहता हूँ, तो मैं अगर उस सिस्टम को डायरेक्ट पिंग करूंगा, तो ये एक एक्टिव अटैक होगा। एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल कि आप फॉर एग्जांपल एक सर्वर की आईपी फाइंड करना चाहते हैं, तो आप उसको पिंग करते हैं जब होस्ट नेम के ऊपर या डोमेन नेम के ऊपर, तो वो उसकी आईपी आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो अब आईपी के ऊपर आप डायरेक्ट पिंग कर रहे हैं, आप उस सर्वर के ऊपर लॉग्स मेंटेन हो रहे हैं कि मुझे फलां आईपी से हिट्स आ रहे हैं या फलां आईपी से मुझे पिंग की रिक्वेस्ट आ रही है। तो ये एक्टिव है। लेकिन पैसिव का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अपना लैपटॉप या अपना इंटरनेट यूज़ नहीं करता, मैं एक थर्ड पार्टी से जाके उस एक्चुअल जो सर्वर है, जो मेरा टारगेट है, उससे मैं इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप सिंपल एग्जांपल ले लें गूगल। मैं गूगल के थ्रू किसी साइट से इमेजेस अगर फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ, तो जो उस वेब सर्वर के ऊपर पिक्चर पड़ी हुई है वो आपको गूगल से नज़र आ रही है। उस वेब सर्वर के ऊपर क्या पता चलेगा कि जी ये पिक्चर किसने निकाली है? उसके पास मेरा आईपी नहीं जाएगा, उसके पास गूगल का आईपी जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक्टिव पैसिव, ये बेसिक से एग्जांपल। उसके बाद है जी नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विसेज में इन चीज़ों का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सीआईए जो ऊपर हमने देखा था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। लेकिन नेटवर्क में एक आपके पास एक और चीज़ है जिसे आप कह लेते हैं कि ऑथेंटिसिटी और नॉन रिपुडिएशन। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि एक जिस अभी हमने ऊपर एक इमेज देखी थी कि इसने फैब्रिकेट किया, तो इसके पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये इसको वेरीफाई करे क्या ये मैसेज वाकई मुझे ए ने भेजा है या किसी और बंदे ने मुझे ए की तरफ से कह के भेज दिया। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। नॉन रिपुडिएशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को एक मैसेज सेंड किया और बाद में कहता है भाई मैंने नहीं किया, मेरे लैपटॉप से किसी ने कर दिया होगा। ठीक है, या मेरा अकाउंट किसी ने यूज किया होगा, तो
इसके अगेंस्ट कोई कंट्रोल होना चाहिए कि कैसे वो बंदा बाद में मूव कर पा सके। एक्सेस कंट्रोल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेस कंट्रोल आप इस तरह समझते हैं कि किस टाइप ऑफ डाटा के ऊपर किस टाइप ऑफ यूजर्स का एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, इसको आप क्या नीड टू नो बेसिस के ऊपर हम एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, वेब पोर्टल है फॉर एग्जांपल, उस वेब पोर्टल के अंदर एडमिन भी होगा, सुपर एडमिन होगा, नॉर्मल यूज़र होगा, एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉयर का लॉगिन होगा। तो ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की कोई पेजेस या कोई ऐसी फंक्शनलिटी एक्सेसिबल हो। फिर इसी तरह से आप समझ लें कि ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को एडमिन की कोई फंक्शनलिटीज एक्सेसिबल हो एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह के सर्विसेज को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको आप कहते हैं कि आप